अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो तीन मुद्दे हैं जो आपके सामने रखूंगा। पिछले दिनों मैंने याना मीर, कश्मीर की जो बेटी हैं, उनका इंटरव्यू लगाया था। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया। एक मुझे ये किसी ने भेजा है कि इंडिया टुडे की जो फेक न्यूज़ डिपार्टमेंट है उसने डिस्कवर किया है कि याना का पूरा नाम सुहानी याना मीरचंदानी है और वो मुंबई की रहने वाली हैं और मुंबई कश्मीर से 1000 माइल दूर है। और इंडिया टुडे के मुताबिक मीरचंदानी, याना मीरचंदानी क्लेम करती हैं कि वो कश्मीर में पैदा हुई हैं, लेकिन इनके एंसेस्टर्स ने सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से माइग्रेट किया था एक पार्टीशन से 10 साल पहले। तो ये ओरिजिनली सिंधी हैं, कश्मीरी नहीं हैं। और मीरचंदानी ने इस बारे में इंडिया टुडे को कोई प्रूफ भी नहीं किया। देखें अजीज दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि देखें, मैं इंडिया में नहीं पैदा हुआ और मैं इंडिया से हज़ारों मील दूर रहता हूँ, लेकिन मैं क्लेम करता हूँ कि मैं इंडियन हूँ और मैं इसको साबित भी करता रहता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। बाय वर्ड्स भी इंडियन हूँ, बाय हार्ट भी इंडियन हूँ और बाय जीन्स, मेरे जेनेटिक भी इंडियन हूँ, मैं डीएनए मेरा इंडियन है। तो इसी तरह अगर पार्टीशन से 10 साल पहले अगर कोई सिंध से कश्मीर में माइग्रेट कर जाता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 85 साल में तो 4-5-6 जनरेशन्स ग्रो हो जाती हैं। तो अगर कोई अपने आप को कश्मीरी कहता है, वहाँ पैदा हुआ है और वो कश्मीर के होने, कश्मीर से अपनी बिलोंगिंग पे फख्र करता है, तो ये उसका राइट है। भाई देखें, हम मेमन कम्युनिटी भी लोहाना कम्युनिटी हैं जिन्होंने 500-600 साल पहले हिंदुइज्म से कन्वर्ट होके गुजरात के राजा के इनविटेशन पे हम गुजरात चले गए थे। तो मैं अपने आप को गुजराती कहता हूँ ना, तो सिंध में मैं पैदा हुआ हूँ, तो इस हिसाब से मेरी बिलोंगिंग सिंध की है। आफ्टर ऑल मैं इंडियन बिलोंगिंग पे अपनी मान करता हूँ। उसको भी अगर अपनी इंडियन बिलोंगिंग पे, कश्मीर की बिलोंगिंग पे मान है, तो मैं समझता हूँ कि वी शुड एक्सेप्ट कि आफ्टर ऑल शी इज शोइंग प्राइड टू बी इंडियन एंड कश्मीरी। अब आते हैं याना के जो दूसरा मामला हुआ है कि याना ने वापस इंडिया पहुंचने पे दिल्ली में कस्टम ऑफिसर्स के साथ इनका जो मामला हुआ है उस पे जो वो क्या है ना, वावेला एक तरह का मचाया है, वो मैं एग्री नहीं करता। उन्होंने जो वीडियो बना के जो वो शो किए ना, तो दुनिया में कहीं भी कस्टम में आपको वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती। आपको तो फिर भी याना को इजाज़त दी गई, और वरना तो वीडियो बनाने की किसी भी कस्टम में आप बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पे कि नो फोटोग्राफी नो वीडियोस, लेकिन ये याना को वहाँ पे इजाज़त दी गई। मुझे याद है कि मेरी शादी हुई थी ना जब 1999 में, तो मैं शादी के बाद वापस आ रहा था यूरोप। तो मैं रहता तो बेल्जियम में था, लेकिन उस वक्त डायरेक्ट बेल्जियम की कोई फ़्लाइट होती नहीं थी पाकिस्तान से। तो मैं कभी इस्तांबुल के वाया तो कभी लंदन, तो मैं लंदन उतरा ना, तो मैं कस्टम से गुजर रहा था और मैं फ़ोन पे था। उस वक्त छोटा वो इंटरनेट फ़ोन नहीं होते थे, लेकिन मोबाइल थे। तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो कस्टम पे मुझे ऑफिसर ने आवाज़ दी, क्योंकि मैं ग्रीन लाइन से जा रहा था। तो मैंने यूँ फ़ोन करके मैंने कहा यस। कहते हैं सबसे पहले फ़ोन बंद करो, फ़ोन बंद करो। मैंने फ़ोन बंद किया। सामान कुछ है डिक्लेयर करने को? मैं कहने कुछ नहीं है। खोलो सामान। उसने सामान खुलवाया और उसमें से ज़ाहिर कुछ तोहफे ताइफ शादी के मिले थे, कुछ घड़ियाँ थीं, वाइफ के जेवर थे, ये सब चीज़ें। उसने कहा ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है डिक्लेयर करने को। मैंने कहा मेरी अभी शादी हुई है, ये सब मुझे गिफ्ट मिले हैं, मैंने कोई ख़रीदारी थोड़ी की है। अच्छा कहाँ है तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट? अच्छा वो मेरे पास था नहीं। साबित करो तुम्हारी अभी शादी हुई है। ऑल इन ऑल मुझे अच्छी खासी ड्यूटी भी लगाई और जुर्माना भी लगाया। दूसरा मैं आपके सामने वाकया रखूँगा कि 9/11 से पहले ना, मैं और शादी से पहले
बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे वो करता था, एग्रेसिव रहता था, और अपने आप को यहाँ इन लोगों का, मतलब यूरोपियंस का जिस तरह मुसलमानों का एक रवैया होता है उस तरह का मेरा भी एक तरह का रवैया होता था। तो मैं जिनीवा से एक बार वापस आ रहा था बेल्जियम गाड़ी में, तो बॉर्डर जो है ना उसमें पहले स्विस चौकी होती है और फिर 100 मीटर बाद फ्रेंच चौकी आती है। तो मुझे ये पता था कि 100 स्विस फ्रैंक का अलाउंस होता है हमें, हम स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस जाएं ना या यूरोपियन यूनियन में आएँ, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो हम स्विट्ज़रलैंड से यूरोपियन यूनियन में आए ना, फ्रांस और फिर आगे बेल्जियम, तो 100 फ्रैंक से ज़्यादा की शॉपिंग हम लेके नहीं आ सकते, उसके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ती है। तो गाड़ियाँ सबकी जा रही थी, पहले स्विस चौकी आई, उस पुलिस वाले ने कुछ रोका नहीं, चौकी पे आपको स्लो आगे बढ़ना होता है, स्लोली आगे बढ़ा, फ्रेंच चौकी आई, वहाँ भी सब गाड़ियाँ गुजर रही थी। जब मैं उसके करीब पहुँचा तो मुझे इसने रोका, मुझे कहता है तुम्हारे पास एनीथिंग टू डिक्लेयर? तो मैंने कहा नहीं। कहते मैं तुम्हारे सामान की तलाशी लेना चाहूँगा। तो मैंने गुस्से में इसको कहा, मैंने कहा इतनी सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तुम इनमें से किसी को नहीं रोक रहे, ये अभी तुम मेरे सामने तुम मुझे बात कर रहे हो, तुम किसी को देख भी नहीं रहे हो, सब गुजर रही हैं, तुम उनको नहीं रोक रहे हो इसलिए कि वो सब गोरे हैं और मेरे काले बाल हैं तो तुम रेसिस्ट हो। कहता है ये मेरी ड्यूटी है, आप गाड़ी साइड पे रोकें, अपना सूटकेस निकालें और अंदर आएं। आपने कहा है आपके पास नथिंग टू डिक्लेयर है। मैं गाड़ी साइड पे ले गया, सूटकेस लेके अंदर कमरे में गया, वो मैंने कहा मैं सूटकेस खोल रहा हूँ लेकिन तुम तलाशी लेने के बाद मुझे पेपर दोगे लिख के कि मैंने इतनी सारी गाड़ियों में ये काले बाल वाले को रोका और इसके पास से कुछ भी नहीं निकला। कहता हाँ ठीक। सामान खोला तो सबसे ऊपर एक घड़ी पड़ी थी। वो घड़ी मैंने, मेरी मंगनी होने वाली थी तो अपनी होने वाली मंगेतर के लिए 5000 स्विस फ्रैंक की, नहीं 5000 फ्रेंच फ्रैंक बनते थे उस वक्त, यानी तकरीबन समझ लें 1000 स्विस फ्रैंक की, $1000, 1 स्विस फ्रैंक डॉलर के बराबर। जब घड़ी देख के मेरा तो सारा वो उतर गया, मैंने कहा ये तो फंस गया मैं। इसने घड़ी उठाई, कहता ये बिल, अच्छा बिल भी अंदर ही डब्बे में पड़ा था, उसने डब्बा खोला, बिल निकला 1000 फ्रैंक स्विस फ्रैंक। तो कहता ये क्या है, तुमने खरीदी? मैंने कहा मैंने खरीदी। कहते तुमने तो कहा था तुम्हारे पास नथिंग टू डिक्लेयर, तुम्हें पता है ना तुम्हारा अलाउंस कितना? मैंने कहा 100 स्विस फ्रैंक। कहता है तुम तो 1000 स्विस फ्रैंक की घड़ी स्मगल करके ले जा रहे थे बगैर ड्यूटी पे किए। फिर उसने सारा सामान खोला और तो कुछ निकला नहीं, वो घड़ी मुझे याद ही नहीं थी। उसने मुझे ड्यूटी भी ली और जुर्माना लिया 50%, यानी 500 स्विस फ्रैंक जुर्माना लिया और 21% VAT जो होता है ड्यूटी वो ली। फिर इसने, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं जाऊँ? कहते नहीं तुम्हें मैं वो पेपर दूंगा जो तुमने मांगा था। फिर इसने टाइप किया एक पेपर कि मैंने इतनी सारी गाड़ियों में ये काले बाल वाले को रोका और इसको पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, तो इसने झूठ बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैंने जब इसकी तलाशी ली तो ये सामान निकला, ये घड़ी निकली और इसने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे रेसिस्ट भी कहा। मैंने उससे फिर माफ़ी तलाफ़ी करके निकल आया। ये वाक़यात बताने का मकसद ये होता है कि कस्टम है ना, उसको पूरा इख्तियार होता है। एक दिल्ली कस्टम वालों ने ये जो वीडियो फुटेज निकाली है, इसमें कहीं याना के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई। सामान खोला गया, सामान की तलाशी हुई, तो सामान की तलाशी तो सबकी होती है। अब मैं गुजरात से इंदौर से गुजरात जा रहा था, ना सॉरी मुंबई से इंदौर जा रहा था। तो मुंबई से इंदौर जा रहा था तो मुंबई एयरपोर्ट पे मुझे फ़ोन आया, बोला आपके सामान में पावर बैटरी है, पावर बैंक जो होती है। मैंने कहा है, भूल गया था मैं निकालना। बोला आप आइए फलां कमरे में। वहाँ गया, वहाँ पे और भी 2-3 लोग खड़े थे, उनका भी सामान खोला जा रहा था, मेरा भी सामान खोला गया, पावर बैंक निकली। इसके बाद भी उन्होंने सारा सामान चेक किया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं। ये कस्टम्स वगैरह होती है ना, अमेरिका के कई बार ऐसा हुआ है कि एयरपोर्टों पे शाहरुख खान को
पूरी तलाशी ली गई है। शाहरुख खान इज़ अ सच ए बिग स्टार। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। इन चीज़ों को हमें वो करके अपनी ही बेइज्जती कराना, याना जी ने जो किया वो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी ही बेइज्जती कराई है, और इसको इतना वावेला नहीं बचाना चाहिए था। अब सामान में कुछ निकला नहीं निकला, ये कस्टम की राइट है। याना जी कहती हैं कि जब सामान स्कैन हो गया तो फिर आपको खुलवाने की क्या ज़रूरत है। तो भाई साहब, स्कैन करने का मतलब की वजह ये होती है कि उसमें अगर आपको कोई शक है, स्कैनिंग में वो जो स्क्रीन पे देखते हैं कि कोई शक है, तो वो आपको सामान में चेक कर सकते हैं। हम तो इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, और अभी जैसे मैं 2 महीने इंडिया में रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैंने 14-15 फ्लाइटें ली। तो कहीं कोई लाइटर फंस जाता था, कहीं कुछ। अब जैसे मैंने वो बैटरी आती है ना, ये बैटरी वहाँ पे सस्ती है इंडिया में, यहाँ पे महंगी है। वहाँ पे मतलब समझ लें कि 20% यहाँ के हिसाब से वहाँ पे सस्ती है। तो आपको पता है यहाँ रिमोट कंट्रोल और दूसरी चीज़ों में ये चाहिए होती है। तो मैंने 2 8-8 बैटरी वाले पैकेट ले लिए थे आखिरी में जब आ रहा था। तो अब आपको पता है बैटरी आप सामान में नहीं डाल सकते, तो मैंने अपने हैंड कैरी में डाली थी। तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे उसने सामान खुलवाया, मेरा हैंड बैग, और उसमें उसने कहा कि ये बैटरी आप लेके जा रहे हैं क्यों? मैंने सिंपल सा बता दिया, मैंने कहा भाई वहाँ सस्ती है, यहाँ महंगी है, या यहाँ सस्ती है वहाँ महंगी है। तो मैं ऐसे ही, तो गरीब आदमी हूँ, थोड़ा बचत के लिए सोचा। बोला नहीं, अलाउड नहीं है। अगर इस वक्त आपके पास कोई ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ये ज़रूरत है, आप ये साबित कर सकते हैं, तो आप ले जा सकते हैं, वरना वो सामने कचरे का डब्बा है, उसमें फेंक के आए। तो मैं फेंक के आया। अब मैं वीडियो बनाऊं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे साथ ये हुआ, मैं इतना वहाँ पे यात्रा करके आया, मैंने इतना इंडिया के लिए अच्छा बोलता हूँ, तो मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट वालों ने एक बैटरी नहीं लाने दी, मेरी बेइज्जती हुई। ये मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं अजीज दोस्तों, दूसरे मुद्दे की तरफ जाते हैं कि ये जो पाकिस्तान में एक लड़की के साथ लाहौर के इछरा बाजार में हुआ, वो अपने शौहर के साथ एक महजिब ड्रेस पहना था, शलवार कमीज पहना था इसने, कोई नंगा पुंगा ड्रेस नहीं था, कोई वाहियात ड्रेस नहीं था, और उस पर अरबिक कैलीग्राफी में हलवा लिखा हुआ था। हलवा खाने वाला हलवा भी होता है, लेकिन अरबी में हलवा खाने वाला नहीं होता, अरबी में हिलवा पढ़ते हैं इसको। हिलवा मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत। हिलवा मुख्तलिफ कैलीग्राफी से लिखा हुआ था, और एक कुवैत की कंपनी ने वो ड्रेस बनाया था। उसको मुद्दा बना के मौलवियों ने उस औरत को बहुत ही ज़्यादा हरेस किया। चारों तरफ से सारे जाहिल जमा हो गए और नारेबाजी की, और उस औरत की हालत देख के मतलब दिल तकलीफ से मतलब वो होता था कि क्या मतलब एक आम सी औरत का उस वक्त क्या हाल था। उसको वो जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह मौलवी मॉब लिंचिंग करके सड़कों पे लाश को जला देते हैं। आपको याद होगा वो श्रीलंकन मैनेजर जिसने सिर्फ लब्बैक का एक स्टिकर उतारा था फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री के सारे मुसलमानों ने मिलकर उसको पत्थर मार मार के इसकी लाश को घसीटा गया पूरे बाजारों में, और फिर बाद में आग लगा दी। ये कॉमन प्रैक्टिस है। तो वो औरत बेचारी इतनी देर वहां पे हैरेस्ड रही। फिर मौलवियों ने, नामहरम मौलवियों ने उसको अपने बीच में बिठा के उससे माफी मंगवाई। फिर एक पुलिस वाली शेर बानू ने, एएसपी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आके उन लोगों से बातचीत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शहबानो नकवी है, मैं एएसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए एसएचओ इशरा। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हक़ाइक़ सामने आते हैं, उनके मुताल्लिक़ आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ूआ पेश आया, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुताल्लिक़ भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी, और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो
लिफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये इन्हें माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है, मैं खुद, हम लोग दीनी के घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माज़रत करती हूँ और आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। उन लोगों को कन्विंस किया कि मैं लेके जा रही हूँ। एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। और फिर उसको बुर्का पहना के लेके गए। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एक महजिब माशरा होता है ना, सिविलाइज्ड सोसाइटी, वहाँ पे उन मॉब को, उन मुल्लाओं को गिरफ्तार किया जाता और उनके ऊपर पर्चा कटता, उनके ऊपर FIR कटती। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा बाद में मौलवियों ने, उनके पास और कोई काम है नहीं साले हरामखोरों के पास, मौलवियों ने मीटिंग बुलाई और उसमें रिसर्च किया, और फिर नतीजा ये निकाला कि बहरहाल अरबिक तो लिखा था और स्टाइल में लिखा था जैसे कुरान के अल्फाज होते हैं, तो बेअदबी तो हुई है। ये इनका आखिरी में भी ये, और सरकार यहां पे कुछ नहीं कर रही। हाफिज साहब, आसिम मुनीर, अब ये पाकिस्तान में आर्मी ने ये जो जाहिलों का टोला तैयार किया है, आप सोचें ये पाकिस्तान में ये करते हैं, ये जब बाहर आते हैं UK वगैरह में, तो यहाँ पे भी तो यही कर रहे होते हैं। तो इनका कोई हल नहीं। देखें सऊदी अरब में ये जो इनका नोट है, इसके बीच में जो स्टैंप लग बनी हुई है ना, उस पर लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू, कलमा है एक तरह का। और ये मोहर है ना, ये प्रॉफिट मोहम्मद की मोहर हुआ करती थी, स्टैंप। हर आदमी इसको पीछे बटुए में रख कर घूम रहा होता है, टॉयलेट में जाता है तो बटुए में होती है। सऊदी अरब की ये लड़की ने अभी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, और सऊदी अरब का झंडा लपेट के गई थी। झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा लिखा हुआ है, और उसने, जाहिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में थोड़ा ड्रेस कम होता है, फिर भी किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। तो सऊदी बड़ा इस मामले में आगे बढ़ के वो कर रहे हैं मॉडरेशन की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ, और ये कन्वर्टेड साले 2% के मुसलमान। ये इनका हाल है कि जिसको जहां मर्जी आती है वहां पे मॉब लिंचिंग करके इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं। अजीज दोस्तों, आखिरी में मैं आपके सामने ये पिक्चर रखूंगा। ये जो साहब बैठे हैं ना, ये इन्फोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बिलियनर, और इनके बराबर में इनकी बेटी बैठी हैं, ये भी डायरेक्टर है इन्फोसिस की, और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की बेटी हैं। ये बाप बेटी एक आइसक्रीम पार्लर में गए, लाइन में लग के आइसक्रीम खरीदी बंगलौर में, और बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं एक साधारण आम इंसान की तरह। और फिर बाजार में घूम रहे थे, किताबों के बाजार में, उसमें ऋषि सुनक की बीवी, प्राइम मिनिस्टर की बीवी, अपनी बेटियों के साथ और उनके बाप
इन्फोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव आम आदमियों की तरह बाजार में घूम रहे हैं। प्रोटोकॉल जरूरी नहीं होता। प्रोटोकॉल की ख्वाहिश वो लोग रखते हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से अचानक ऊपर चले जाते हैं। प्रोटोकॉल की कोई वो नहीं होती। आपका अपना रख रखाव जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।